अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में। हम उसका फार्मूला बनाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसे डिटेल में पढ़ा, उसका एक मैथमेटिकल टूल को भी देखा। तो आज हम रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने न्यूक्लियस को डिस्कस किया, तो उसके लिए जो एक फार्मूला बनेगा, जो उसका स्कैटरिंग डेरिवेशन थी, वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो मेन हेडिंग होगी हमारी पास जनाब रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल में क्या था। तो जब रदरफोर्ड का टाइम था तो उस वक्त जो सबसे मशहूर एटॉमिक मॉडल था वो था आपके पास थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। जो आपके पास उसमें क्या था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे एटम के वैल्यू में फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है पुडिंग की तरह, और जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लम्स की तरह कहीं 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 बीच में है, जिसकी वजह से एटम एक ओवरऑल न्यूट्रल था कि कोई आपके पास वहां पे चार्ज नहीं था। अगर हम इस मॉडल को ज़हन में रखें तो आपके पास जो अल्फा पार्टिकल थिन फॉयल से टक्कर खाते हैं तो वहां से तो डिफ्लेक्शन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई भी नहीं सोच सकता कि किसी चीज की इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड है या इतनी चीज जिससे वो टक्कर खा के या स्कैटर्ड हो रहा है। तो इसका मतलब जो थॉमसन का मॉडल था वो ज्यादा अच्छे से इस चीज को नहीं समझा पा रहा था। तो रदरफोर्ड के लिए यही चीज बुनियादी तौर पे हैरानी का बायस थी। तो जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ अल्फा पार्टिकल तो 180 पे भी आए। तो इसका मतलब फिर रदरफोर्ड ने सोचा कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कंसंट्रेट होना होगा सेंटर पे। तो अल्फा पार्टिकल की जब हम बात करते हैं तो उसके पास तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, यानी हीलियम न्यूक्लियाई होता है। तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंसिटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो एटम के अंदर होगी, यानी न्यूक्लियस की एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इंटरनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के उसके लिहाज से ये जो आपका चार्ज है ये हीलियम न्यूक्लियाई ये सेंसिटिव होगा। तो उसने कहा इसी तरीके से कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे होंगे जस्ट लाइक सोलर सिस्टम जैसे आपके पास है। तो जैसे सूरज आपका न्यूक्लियस हो गया और उसके गिर्द घूमने वाले जो प्लैनेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की मानिंद आगे। तो ये बेसिक अप्रोच थी रदरफोर्ड की। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन उसने कैलकुलेशन को जरा समझते हैं उसकी। लेट्स से रदरफोर्ड स्कैटरिंग के अंदर हम ये मानते हैं एक पॉजिटिव चार्ज जिसका जेड ई, ये स्मॉल जेड मैंने लिखा याद रखना, और उसका मैस कितना है एम। वो स्कैटर्ड होता है कि यहां से एक हैवी न्यूक्लियस से। ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज जो जेड ई है वो स्कैटर होने जा रहा है किससे, एक हैवी न्यूक्लियस से। और ये माना जाता है कि न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट पे टक्कर यानी कोलिजन से पहले, स्कैटरिंग से पहले। जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो मैंने कैपिटल जेड ई से मेंशन कर दिया। जेड उसका क्या मानोगे, एटॉमिक नंबर मानोगे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंफिनिटी से आ रहा है। ठीक है। और हम कहते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानो, वी नॉट मानो, वो न्यूक्लियस की जानी मूव कर रहा है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के करीब पहुंचेगा तो क्या एक रिपल्सिव फोर्स फेस करेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, वो खुद भी पॉजिटिव है। तो आपने कैपिटल जेड ई किसके लिए लिखना है, न्यूक्लियस के लिए। स्मॉल जेड ई किसके लिए लिखना है, इंसिडेंट पार्टिकल के चार्ज के लिए। कूलम लॉ लगा दिया ना। तो कूलम लॉ अब आपने बताया कि जैसे जैसे वो करीब आता जाएगा तो एक रिपल्सिव फोर्स में क्या आएगा, रैपिड इंक्रीज आएगा। अब इससे होगा क्या जरा ये समझते हैं, पहले फिग भी साथ साथ समझ लेते हैं। तो आप देखो ये एक न्यूक्लियस है, लेट से बाकी अभी फिग को ना देखो, ये जो आपके पास ब्लू कलर में लाइन दिख रही है यहां से वो पॉजिटिव पार्टिकल आ रहा है। ये आर है वो दूरी जो आपने दो न्यूक्लियस और चार्ज पार्टिकल के बीच में ली है। जैसे जैसे आर कम होता जाएगा फोर्स बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो आप देखो यहां से पार्टिकल आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी लेते हुए जैसे जैसे वो रिपल्सिव फील्ड में आएगा रुकना शुरू हो जाएगा, यानी उससे अपोजिंग आएगी। तो उसकी काइनेटिक कम होती जाएगी, कम होते 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 जब वो यहां तक पहुंचेगा तो हम कहेंगे उसकी काइनेटिक सारी खत्म हो गई, पोटेंशियल में जा चुकी होगी। अब फिर वो आपके पास यहां से स्कैटर्ड होके दूसरी जानिब मूव कर जाएगा। तो अगर आप ये पाथ देखो तो ये पाथ आपको एक हाइपरबोला दिख रहा है। अब हमने जब इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट्स पढ़ी थी तो हमने कहा था
कि अट्रैक्टिव फोर्स में k ग्रेटर देन 0 होगा यानी एनर्जी पॉजिटिव आएगी, तो आपके पास E की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, तो ऑर्बिट हाइपरबोलिक होगा। मगर ये किस केस में पढ़ा था? अट्रैक्टिव के केस में। मगर अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो रिपल्सिव पढ़ा रहा हूं। जब रिपल्सिव थी तो k लेस देन 0 था, तो इसका मतलब एनर्जी को तो फिर भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है v - k/r पॉजिटिव है, तो यहां पे भी ऑर्बिट आपका हाइपरबोला ही बनेगा। तो ये दोनों केस मैंने बना के दिखा दिए। ये देखो k इज लेस देन 0 यानी ये वाला आपका जो ऑर्बिट है जो हाइपरबोला है ये तब बनेगा जब आपका आने वाला पार्टिकल क्या होने वाला है? पॉजिटिव, यानी रिपल्सिव फोर्स आप फेस करेंगे। और अगर आने वाला पार्टिकल नेगेटिव है तो एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगी, तो तब भी आप देखो क्या आपको एक हाइपरबोलिक पाथ ही नहीं नजर आ रहा? k इज ग्रेटर देन 0, तो बात समझ आ गई। तो आपको पता लग रहा है, अभी हम इसका प्रूफ भी करेंगे कि ऑर्बिट क्या आएगा? हाइपरबोला आएगा। तो फिर वक्त तो आपने समझा कि एक हाइपरबोलिक पाथ आपके पास बन रहा है, चार्ज पार्टिकल जब वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड फोर्स फेस कर रहा है। अच्छा, अब इसका मतलब हमने तय कर लिया कि भाई एडीबी आपके पास क्या बन रहा है? एक हाइपरबोलिक पाथ बन रहा है, यहाँ पे हमने ये तय कर लिया, और उसका एक फोकस कहाँ पे आएगा? एक न्यूक्लियस के ऊपर आएगा। अब यहाँ पे आपके पास सिप्टोटोर्स आप कहेंगे एओ और बीओ जो होंगे वो हाइपरबोला के होंगे, जो आपको डायरेक्शन देंगे किसकी? इंसिडेंट और स्कैटर्ड पार्टिकल की। क्या मतलब? ये ओ है, ये ए। आपके पास जो एसोटोप्स होते हैं ये क्या होते हैं कि ये एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को टच नहीं करती मगर उसके पास से गुजरती है। इन्फिनिटी पे हम कह सकते हैं कट करेगी एक दूसरे को। तो ये जहां पे ओ ए ये मुझे आने वाले पार्टिकल की डायरेक्शन दे रहा है, ओ बी ये मुझे स्कैटर्ड पार्टिकल की डायरेक्शन देगा। बात समझ गए? यहां से आ रहा है ना तो ओ ए, और यहां से जा रहा है ये ओ बी आ जाएगा। तो यहां से अब आपके पास अगर मैं कहूं कि ये आने वाले पार्टिकल को हम अगर आगे एक्सटेंड कर दें तो क्या ये वाली लाइन इंसिडेंट है, ये आपकी स्कैटर्ड है, तो इंसिडेंट और स्कैटर्ड के बीच का एंगल जी ओ बी कह लो, वो मैंने कितना मान लिया? 5 इज द स्कैटरिंग एंगल आ गया। ठीक है, और यहां पे आप जरा देखो ये जो इंसिडेंट पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कह लो, और ये जो आपके पास फोर्स का सेंटर है, यानी जो आपकी सेंट्रल फोर्स का जो लग रही है उसका जो सेंटर है, इस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंपैक्ट पैरामीटर काफी डिटेल में देखा था। तो आप कह सकते हो कि भाई जो आपके इंसिडेंट पार्टिकल का पाथ है और जो फोर्स का सेंटर है उसके बीच में जो आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करते हो वो एक इंपैक्ट पैरामीटर कहलाता है। ठीक होगी बात? अब आपके पास अगर हम एक्सिस के लिहाज से देखें तो अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट का बन रहा है और अल्फा पार्टिकल ही आपके पास स्कैटर्ड का बनेगा। तो अब आप कह सकते हो थीटा एंगल आपने बनाया हुआ है यहां से न्यूक्लियस से इंसिडेंट पार्टिकल का जो आपके पास फोर्स लग रही है। अच्छा जी, तो अब यहां से मुझे पता लग गया कि हाइपरबोलिक पाथ बन चुका है। अब हम अगर कहें कि जो सेंट्रल फोर्स फील्ड है इसमें चार्ज पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ पाथ लिखो, तो जनरलाइज इक्वेशन ऑफ पाथ तो यही होगी L ओवर R 1 प्लस ई ओवर 1 प्लस ई कॉज ऑफ थीटा। L यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम है, R आपका डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, L भी नजर आ रहा है, 1 प्लस ई कॉज ऑफ थीटा। L का टूल हमने पढ़ा हुआ है, L स्क्वायर म्यू ओवर K है, E की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है 1 ओवर 2E L स्क्वायर M ओवर K है। यहाँ पे आप अपनी आसानी के लिए इसे भी M ही कह लें, जब हमने लेक्चर पढ़ा था तब इसे रिड्यूस मैथ्स के लिए पढ़ा था। अच्छा जी, तो अब आपके पास I की वैल्यू भी है, आपके पास E की वैल्यू भी है। लेट्स से हम कहते हैं कि जो फोर्स है अब वो आपने पढ़ी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई, बड़ा जेड है न्यूक्लियस के लिए, छोटा जेड है इंसिडेंट पार्टिकल के लिए। चूंकि हम सेंटर फोर्स फील्ड में है, फोर्स कंजर्वेटिव होगी, तो आप ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ोगे तो आपके पास ये टूल आ जाएगा। अगर आप यहां से सोचो माइनस के ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई ये सारा कांस्टेंट है तो के तौर पे आ जाएगा।
ठीक होगी बात। तो अब यहाँ से आप इसे सॉल्व करके समझ सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसे बैलेंस करें, आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो के की वैल्यू आप इसके बराबर भी मान सकते हो, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। अच्छा जी, के पता लग चुका है, तो क्या हम इसकी वैल्यू आई में ना प्लेस कर दें। आई अब आप जानते हैं। एल यहाँ पे भला क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एम क्या है, मैस। के क्या है, कांस्टेंट के तौर पे। तो क्या के की वैल्यू मैं प्लेस कर दूं एल में। ये देखो मैंने रेड हाईलाइट कर दिया, चूंकि ये आपको टूल पता चल रहा है, के की वैल्यू प्लेस हो गई। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे के नीचे है, ऊपर चला जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। ई की वैल्यू भी अब आपको पता है, अब इसमें भी के की वैल्यू लगानी है, मगर चूंकि के का स्क्वायर है, तो जो के की वैल्यू आई मैंने रेड में हाईलाइट कर दी और उसका स्क्वायर कर दिया। नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये ऊपर जाएगा, मगर ऊपर जाएगा तो स्क्वायर की फॉर्म में ही जाएगा। नीचे वाले फैक्टर को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया कि z छोटा z और e स्क्वायर के तौर पे सारे का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गई। अब हमने ये मानना था कि आने वाला पार्टिकल v नॉट से आ रहा है और इन्फिनिटी से आ रहा है। अगर वो इन्फिनिटी से आ रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी शुरू में, तो काइनेटिक होगी सारी की सारी। तो t प्लस वी मैंने लिखा 1/2 mv नॉट स्क्वायर प्लस 0, तो शुरू में सारी काइनेटिक एनर्जी है भाई। यहां से आप एम वी नॉट अगर देखो तो 2 इस तरफ जाके e से ज़रब खा जाएगा, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप जो स्क्वायर है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इसे मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया, एम वी नॉट मैंने इस टूल से निकाल लिया। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक एम वी आर पढ़ते हैं, आर की जगह हमने बी लगा लिया यहाँ पे, तो जनाब एम आर स्क्वायर थीटा डॉट है। तो यहां से भी तो आप देख सकते हैं ना, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, तो आपने इसको इस तौर पे लिख लिया, ठीक है। और अब आप यहां से एम वी नॉट निकाल सकते हैं एल ओवर बी की सूरत में। तो ए और बी का मुआवजना किया जाए, लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड भी सेम होनी चाहिए, मैंने सेम कर दी। यहां से एल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर रूट 2 एम ए। क्या ये एल की वैल्यू इधर इक्वेशन नंबर 5 ई में प्लेस की जा सकती है। ये जो एल स्क्वायर आ रहा है, ये इक्वेशन 5 मैंने नीचे लिख दी और एल स्क्वायर को मैंने हाईलाइट कर दिया। ये एल की वैल्यू बीच में प्लेस होगी ब्रैकेट लगा के, चूंकि एल का स्क्वायर था ना, तो उसकी वैल्यू का ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दिया मैंने। अब आपके पास कुछ चीजें सिमेट्री में आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर जब आप स्क्वायर ओपन करोगे तो स्क्वायर रूट टूट जाएगा, ई के साथ ई स्क्वायर हो जाएगा, एम से कट जाएगा, 2 के साथ 4 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो कुछ इस तौर पे लिखी जानी चाहिए कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2EB ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे आपके पास ZE और इस सारे का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। यानी जितने स्क्वायर वाले फैक्टर थे उन सब की सिमेट्री बन गई एक तरह से। ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब यहां से अगर आप देखो तो E ग्रेटर देन 1 आएगा, तो अगर E ग्रेटर देन 1 आता है तो पाथ क्या होगा, हाइपरबोला होगा। ये प्रूफ हो गया कि हमारे आने वाले पार्टिकल का जो पाथ होता है स्कैटरिंग के बाद कैसा बनता है, हाइपरबोलिक बनता है। अब हाइपरबोलिक पाथ हम जानते हैं सिमेट्रिक होता है। अब इसका मतलब फाई आप लिख सकते हो पाई माइनस 2 है, फाई याद है ना स्कैटर्ड एंगल था, पाई माइनस 2 है, तो यहां से अल्फा 2 अल्फा, तो अल्फा निकाला जा सकता है पाई माइनस 5/2। तो अल्फा आपके पास क्या था, जो इनकमिंग आपके पास सिम्प्टोटोड और पेरिप्सिस के डायरेक्शन के बीच का एंगल था। तो हम कहेंगे कि अगर आपके पास ए सिम्प्टोटोड की डायरेक्शन ऐसे लेते हैं कि आर इंफिनिटी पे हो, यानी आने वाला पार्टिकल अभी इंफिनिटी पे है, तो वो जो थीटा लिया था फोर्स वाला वो अल्फा के बराबर हो जाएगा। अगर मैं पीछे जाके आपको फिक्स से समझाऊं तो आप समझोगे कि अगर ये पार्टिकल इंफिनिटी पे होता तो आप देखो ये लाइन इसको कहां पे कट करनी थी, इंफिनिटी पे करनी थी ना। तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, क्या ये भी इंफिनिटी पे ना जाती, तो थीटा किसके बराबर हो जाता, अल्फा के बराबर हो जाता। कब, जब आपका आने वाला पार्टिकल इंफिनिटी पे होता। तो यही शर्त यहां पे लिखी है कि भाई अगर आपका आर इंफिनिटी पे होगा तो थीटा अल्फा हो जाएगा। तो ऐसा मामला अगर होता है तो ये जो आपका इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट थी, तो आर जीरो हो जाएगा, सॉरी आर इंफिनिटी हो जाएगा। तो इंफिनिटी जब किसी चीज को डिवाइड करेगी तो जीरो हो जाएगा और थीटा की जगह अल्फा आ जाएगा। तो ये चीज लिख दी। यहाँ से कॉज अल्फा निकाला जा सकता है -1/e। अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 7 में मौजूद है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब हम जानते हैं कि भाई 180 में से आप -5/2 तो वो साइन में आ जाएगा आपके पास, तो साइन 5/2 आ गया।
साइन को हम लिख सकते हैं कि ये अगर 1/e को e करना हो यानी इक्वेशन उलट दें तो 1/sin कोसेकेंट होता है, तो कोसेकेंट 5/2 बराबर आ जाएगा -e के। बात समझ गए? यानी आपने लेफ्ट और राइट दोनों साइडों को उल्टाया है। अगर मैं स्क्वायर करता हूं इक्वेशन नंबर 9 का तो कोसेकेंट स्क्वायर 5/2 बराबर आ जाएगा e स्क्वायर के, और हम कोसेकेंट स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर 5/2 e स्क्वायर के, और e का फार्मूला अभी अभी हमने बनाया था इक्वेशन नंबर 5 में, ये आ जाएगा। तो जनाबे वाला अब आपने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट में था, चूंकि मुझे ई स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया यानी ई स्क्वायर की वैल्यू लगा दी है। 1 1 से कट जाएगा, कॉट स्क्वायर है, यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे ले ले तो स्क्वायर भी खत्म हो जाएंगे, इक्वेशन नंबर 11 बन जाएगी। अब हम जानते हैं फाई आपका स्कैटरिंग एंगल है यहाँ पे, तो अगर मैं कहूँ इस इक्वेशन 11 से मुझे बी चाहिए, बी क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर, तो आप बी को इधर ही रखोगे, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाओगे, जेड जेड ई स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो इंपैक्ट पैरामीटर निकाल लिया। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो डी बी ओवर डी फाई तो आप लिखोगे कि भाई ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, जेड जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 2e कॉट 5/2 का जब आप डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि 5 उसे में ही आ रहा है तो कोसेकेंट स्क्वायर 5/2, एंगल का डेरिवेटिव 1/2 और कॉट का माइनस कोसेकेंट होता है तो माइनस आ गया, तो ये नेगेटिव आपने लिख दिया, इसे अरेंज करके लिख दिया इस तौर पे। अब ये जो 2 था यहाँ वाला इस 2e के साथ ज़रब करके क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास इंपैक्ट पैरामीटर बी भी है, मैंने इसको रेड कलर दिया, इसको मैजेंडा कलर दिया खास वजह से, यानी इक्वेशन 12 और 13। तो ये जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का कल हमने फार्मूला बनाया था वो क्या था, वो था रो फाई बराबर था माइनस बी ओवर साइन फाई डी बी ओवर डी फाई। क्या बताओ डी बी ओवर डी फाई की कीमत पता लग गई? क्या रेड कलर में बी इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू पता लग गई? साइन फाई मैंने ब्लू किया, इसकी वजह कि इसकी मैंने थोड़ा सा इसे तोड़ के लिखना है, तो बी की सारों की कीमतें लगा दो, बी की वैल्यू लगा दो, डी बी ओवर डी फाई की वैल्यू लगा दो, वो वैल्यूज लग गई यहाँ पे, ठीक है। बी की वैल्यू भी आ गई और डीबी ओवर डी फाई मैंने उसी कलर में लिखी है। तो आप जानते हो डीबी ओवर डी फाई माइनस में आया था, तो यहाँ पे फार्मूले में भी माइनस है, नेगेटिव नेगेटिव क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। और यहाँ पे जो साइन फाई था, क्या मैं उसे 2 साइन फाई ओवर बाई 2 और कॉस 5/2 लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे ऊपर कॉट है, क्या हम कॉट को कॉस 5/2 ओवर साइन 5/2 सोच सकते हैं? जब कॉस इस सूरत में सोचोगे तो कॉस इस कॉस से कट जाएगा, नीचे वाला साइन उतरेगा, साइन स्क्वायर 5/2 हो जाएगा, उसे ऊपर करोगे तो वो कोसेकेंट बन जाएगा, तो कोसेकेंट पहले से है तो कोसेकेंट की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो आप एडजस्टमेंट करोगे तो आप सारी चीजें देख सकते हो कि भाई ये स्क्वायर पैटर्न पे चला जाएगा, नीचे वाला ये 4 पाई ये आ जाएगा, तो ये सारी पैटर्न आपने लिख दिया यहाँ से। तो ये एक टूल बन गया इक्वेशन नंबर 4, जस्ट एडजस्ट करके लिखा है, सिंपल अलजबरा कैले किया है। तो ये जो आपने इक्वेशन पढ़ी ये बुनियादी तौर पे आप रदरफोर्ड का स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फार्मूला है। तो आप कहोगे कि जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है या नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर्ड हुए पर सेकंड अलोंग द डायरेक्शन फाई, वो किस चीज के प्रोपोर्शनल है? हम कहेंगे कोसेकेंट की पावर 4 के 5/2 और इंसिडेंट पार्टिकल के चार्ज के स्क्वायर के और न्यूक्लियस के चार्ज के स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए किसके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये जनाब अब हमें पता चला कि ये रदरफोर्ड का स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फार्मूला ये होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आपको इसमें अगर कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।